हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। तो मेरे पीछे जो इमेज आप देख रहे हैं ये आज भारत के उन राज्यों की इमेज है जहां पर कमल ही कमल है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। आधे से ज्यादा राज्यों में अगर आप देखेंगे तो आपको बीजेपी लेड गवर्नमेंट नजर आएगी। और अब तो बीजेपी या अब तो कमल या केसरिया रंग जो है वो बंगाल भी पहुंच चुका है। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का रिजल्ट आया उसने काफी लोगों को चौंकाया है। बहुत सारे लोग सरप्राइज है कि आखिरकार में ऐसा ममता बनर्जी से क्या गलत हो गया कि ममता बनर्जी का किला जो है वो ढह गया। 15 इयर्स का रूल, 15 साल का शासन, और बीजेपी ने 15 साल के शासन को गिरा दिया और बीजेपी ने बंगाल का किला भी फतेह कर लिया। और अब कमल बंगाल में भी खिल गया है, कमल बंगाल में भी खिल चुका है। और अब क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार यहां पर बन रही है, 294 सीट्स में 206 सीटें उनको यहां पर मिल रही हैं। तो अब कोशिश होगी बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इन सारे नाम्स पर, इन सारे नेम्स पर आप देखेंगे, इन सारे लोगों के चेहरे पर अब बीजेपी सोच रही है। लेकिन एक बात आपको और बता दें, बीजेपी का एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट भी होता है। जितने चेहरे बहुत चर्चा में होते हैं, बीजेपी जनता को चौंका देती है और कोई नया चेहरा निकाल करके मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन अभी फिलहाल अगर चर्चाओं में देखें, न्यूज में देखें, तो किनका किनका नाम इस समय चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो एक सबसे जो फ्रंट रनर है वो है आपको आपके अधिकारी साहब, शुभेंदु अधिकारी साहब। इनका चेहरा इस समय मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहले नंबर पर है। फिर है आपके समीक भट्टाचार्य जी, फिर दिलीप घोष साहब और रूपा गांगुली। रूपा गांगुली के बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबने महाभारत देखा है, पुराना वाला महाभारत, तो उसमें जो द्रौपदी का कैरेक्टर था वो रूपा गांगुली जी ने ही निभाया था। उसके बाद कई फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था और बाद में फिर ये पॉलिटिक्स में आ गई और बीजेपी की ये उम्मीदवार बन गई, मतलब बीजेपी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है बंगाल में, इस इलेक्शन का रिजल्ट या इस इलेक्शन का जो मैसेज है वो इंडिया में तो है ही है, आपके नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में भी इस पर बहुत चर्चा हो रही है। अब वहां क्यों चर्चा है, वहां क्यों खलबली है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप एक नजर देखें कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस इलेक्शन के रिजल्ट का क्या रिजल्ट निकला, तो आप देखिए, मैंने आपको बताया ना, 294 सीट्स में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो है वो 206 सीटें यहां पर उसको मिल रही हैं। और अगर आप ममता बनर्जी को देखेंगे तो 81 सीट्स। इट्स अ बिग बिग लॉस फॉर ममता बनर्जी, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतना बड़ा खेल कर देगी। इसीलिए ममता बनर्जी बार बार कह रही है खेला तो हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने खेला कर दिया है, एसआईआर ने खेला कर दिया है, सरकारी एजेंसीज ने खेला कर दिया है, और नाम गलत तरीके से काटे गए, 90 लाख लोगों का नाम कट गया, वो मेरे ही वोटर्स थे। खेला तो हुआ है, और इतना बड़ा खेला हुआ है कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाई, वो अपनी ही सीट से चुनाव हार गई हैं। तो खैर, कुल मिलाकर के अब ये है कि बीजेपी की बंगाल में भैया यहाँ पर सरकार बन रही। अगर मैं आपको थोड़ा सा बंगाल बताऊं तो देखिए, आज़ादी से लेके आज तक अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए, जो 1971 में तो खैर बांग्लादेश बना, उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान था, मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की अगर आपको बात करूँ इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो आप देखें वहां पर काफी समय तक कांग्रेस की सरकार रही, हार्डली मेरे ख्याल से फॉर 30 इयर्स, आज़ादी से लेकर के 77 तक, 30 साल तक तो कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद 35 इयर्स तक वहां पर लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट रही, जिसको हम लोग वामपंथी कहते हैं, वामपंथी सरकार रही। फिर वामपंथी सरकार का किला अगर किसी ने गिराया तो ममता बनर्जी जी थी। बहुत सॉलिड लीडर थी, इतना आसान नहीं है, या इतना आसान नहीं था ममता बनर्जी को बीजेपी हराए ममता बनर्जी को बंगाल में। इट वाज नॉट सो इजी फॉर बीजेपी, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की जो इमेज है, जो उनकी पकड़ है राजनीति में और बंगाल में स्पेशली, वो बहुत सॉलिड है। इसीलिए बीजेपी ने इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जबरदस्त उन्होंने मेहनत की, ग्राउंड लेवल वर्कर से लेकर के जो बीजेपी के
टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, इवन आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, सब ने इस बार बंगाल में अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। इस बार हमको बंगाल किसी भी तरह से जीतना है। तो कुछ चीजें बीजेपी के फेवर में भी चली गई और कुछ चीजें ममता बनर्जी के अगेंस्ट भी चली गई। हम लोग उसको भी डायसेक्ट करेंगे, उसका भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे तो जो आपकी सीट्स हैं वो आपको यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी 206 है, आपकी ममता बनर्जी टीएमसी 81 है। कांग्रेस जो है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस तो खैर लगता ही नहीं है कि वो दोबारा जी भी पाएगी। 2 ही सीट कांग्रेस को यहां पर मिलती हुई नजर आई है। अगर मैं उन रीजंस पर आपके साथ एनालिसिस करूं जिनकी वजह से ममता बनर्जी ये चुनाव हारी, या ये कह लीजिए बीजेपी ये चुनाव क्यों जीत पाई, तो दीज आर सम रीजंस। ये वो रीजंस है जिनकी वजह से बीजेपी ये चुनाव जीतती है। जैसा सबसे पहला रीजन क्या है? द फर्स्ट रीजन इज हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन। हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन मतलब खुल करके, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे आपका बंगाल का चुनाव हो, जबरदस्त हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम किया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की राजनीति में धर्म और जाति ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं हमारे यहाँ। इनके बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती। टिकट बांटने से लेकर के, सीट डिसाइड करने से लेकर, मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने से, मंत्रालय तय करने से, हर एक फील्ड में धर्म और जाति ये 2 बड़े प्रोमिनेंट फैक्टर है। तो एक तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन ये खूब चला। इसी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में आप जोड़ सकते हैं कि ममता बनर्जी की एंटी हिंदू इमेज पोर्ट्रे की गई। अब ममता बनर्जी की एंटी हिंदू इमेज बन भी गई क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के वोट्स को फॉर ग्रांटेड ले लिया और बीजेपी ने हिंदुओं के वोट्स को कंसोलिडेट कर दिया। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि मैसिव चंक में हिंदू कम्युनिटी का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ गया। ममता बनर्जी का ये था कि यार ये हिंदू जाएंगे कहाँ, ये तो हम ही को वोट देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के लिए वो ज्यादा खुल के बोलने लग गई और उससे क्या हुआ, उससे ममता बनर्जी की एक एंटी हिंदू इमेज बनने लग गई और जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी उसको ममता बनर्जी जी की एक कैंडिडेट, एक हीरोइन, एक एक्ट्रेस, उनका एक गाना बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, शायद आपने सुना भी होगा, मेरे दिल में काबा आंखों में मदीना, ये खूब चला। तो मेरे दिल में काबा आंखों में मदीना किसके लिए था? मुसलमानों के लिए था। उसी समय फिर वहां पर योगी जी की रैली भी हो गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा कि इस धरती को, बंगाल की धरती को, जो मां काली की धरती है, मां दुर्गा की धरती है, इसको कभी भी मक्का और मदीना और काबा नहीं बनने दिया जाएगा। ये बंगाल जो है वो मां काली की धरती है, मां जगदम्बे की धरती है। तो इस वजह से ममता बनर्जी के ऊपर ना पूरी तरीके से एंटी हिंदू इमेज जो है वो चिपक गया जा करके। और फिर उसके बाद थर्ड अगर रीजन को देखें तो वो है इन्फिल्ट्रेशन का, घुसपैठ का मुद्दा। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश से किस तरीके से वेस्ट बंगाल में घुसपैठ होता है और जो रीजनल पार्टीज है वो कुछ बोलती नहीं। बीजेपी इस घुसपैठ के मुद्दे को बढ़ चढ़ करके उठाती है। वो कितने घुसपैठियों को उन्होंने वापस भेजा है वो तो अलग की बात है, उस पर हम लोग किसी दिन और डिस्कशन करेंगे। बट इस इलेक्शन में भी घुसपैठ का मुद्दा बहुत चला कि बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इलीगली, बंगाल में उनको सेटल किया जाता है, उनका फेक आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है और वो बंगाल की जनता के साथ धोखा है क्योंकि वो आपके रिसोर्सेस को लूटते हैं। तो इस बार इन्फिल्ट्रेशन का मैटर भी बहुत चला, जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन का मैटर चला। हिंदुत्व का मुद्दा बहुत हावी रहा क्योंकि बीजेपी खुल करके हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करती है। वो तो खुल के कहती है दैट बीजेपी इज फॉर कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदू अस्मिता का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू लीडर्स को आगे रखना, जो आपके लीडर्स रहे हैं, जो महापुरुष रहे, ग्रेट लीडर्स रहे हैं, उनको आगे लेकर के आना। इसीलिए आप देखेंगे इस बार पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उस पर अलग से चर्चा कराई गई। जबरदस्त भारत सरकार ने उसको सेलिब्रेट किया नेशनल सॉन्ग को लेकर के, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन, कहीं ना कहीं खुल करके उसका रिलेशन बंगाल से है, उसको भी हिंदुत्व से जोड़ा गया।
तो कुल करके हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो उठाया गया, प्लस साथ ही साथ में डेवलपमेंट का मैटर। बीजेपी ने वादा किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। महिलाओं को कैश देने की बात आई, डेवलपमेंट की बात आई, क्योंकि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही वहां पर, जो लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट रही वहां पर, जो ममता बनर्जी की सरकार रही वहां पर, बंगाल का जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। बीजेपी ने इसको भी कैश करने की कोशिश की है यहां पर, और पब्लिक को वादा भी किया है कि हम आएंगे अगर तो डबल इंजन आएगा, और हम बंगाल को वो उसका वो पास्ट, वो ग्लोरियस पास्ट देंगे जो कभी बंगाल जिसके लिए जाना जाता था। भाई यही वो बंगाल है जो इंडिया में रेनेसा का लैंड था, जो जो भारत में राष्ट्रवाद की जननी थी। यहीं से देश की क्रांति, आजादी की क्रांति यहीं से उत्पन्न हुई थी, यहीं से पैदा हुई थी। मंगल पांडे, जितने रेनेसा के, आप राजा राम मोहन रॉय, जितने लीडर्स को आप देख, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमदा, ये सब के सब कहीं ना कहीं बंगाल से ही आपको मिलते हैं। और बंगाल जो कभी इतना प्रोमिनेंट प्लेस हुआ करता है, जिसकी इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री है, आज वो बंगाल जो है एकदम अनडेवलप्ड है, बेरोजगारी जबरदस्त है, माइग्रेशन होता है वहां पर, पलायन हो रहा है, नौकरियां नहीं है, डे बाय डे गरीबी वहां बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने डेवलपमेंट को लेकर के भी वहां पे वादा किया है। और आप देखें कि कल ये इलेक्शन का रिजल्ट आया और शाम को मोदी जी पहुंचे बीजेपी के हेडक्वार्टर, तो वहां पे उन्होंने अनाउंस किया है कि पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत कार्ड, जो है आयुष्मान योजना, वो बंगाल में लागू कर दी जाएगी, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को जो हेल्थ इंश्योरेंस मिले। तो एक तो ये सारा मुद्दा, और दूसरा डेवलपमेंट का मुद्दा। उसके बाद आइए, उसके बाद महिला सुरक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। भाई हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज फीमेल, हम सब जानते हैं। महिलाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स अब, क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़ करके राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, वोट देने के लिए बाहर निकलती हैं। ममता बनर्जी बीइंग अ लेडी, जो काम उन्होंने, उनको महिलाओं के लिए बंगाल में करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। उनके ऊपर महिलाओं को लेकर के भी आरोप लगा दैट शी फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू फीमेल्स। आप देखिए फिर, चाहे वो आपका संदेश खाली वाला मैटर हो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बहुत फेमस एक कांड हुआ था संदेश खाली वाला। इसमें टीएमसी का ही लीडर इन्वॉल्व था, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में डालता था, उनकी ट्रैफिकिंग होती थी। लेकिन ममता बनर्जी वॉज साइलेंट ऑन दैट इशू। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेप केस हुआ बंगाल में, आपका आरजे कर रेप केस। आरजे कर मेडिकल कॉलेज वहां का बड़ा फेमस मेडिकल कॉलेज है, और वहां पर एक लेडी डॉक्टर का जो रेप हुआ, उसने पूरे बंगाल को हिला के रख दिया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर महिलाओं को आज सुरक्षा, या महिलाओं को सुरक्षा ना दे पाने का एक टैग लग गया। तो महिलाओं को भी अब एक अल्टरनेटिव मिलने लग गया कि भाई नहीं, बीजेपी आएगी तो शायद हमको वो सुरक्षा दे पाएगी। गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने ये वादा भी किया, मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर सबने महिला सुरक्षा पर बढ़ चढ़ के बोला कि महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी के राज में, दीदी के राज में सुरक्षित नहीं है, और बीजेपी आएगी तभी वो सुरक्षित होंगी। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं में एक डर था, एक इनसिक्योरिटी थी, और टीएमसी की जो गुंडागर्दी, वहां के जो टीएमसी के जो लीडर्स थे लोकल, उनकी जिस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, उससे भी महिलाएं बहुत परेशान हो गई थी। और उसके बाद करप्शन तो है ही है आपका एक कॉमन फैक्टर, जबरदस्त लूट, जबरदस्त करप्शन, जबरदस्त करप्शन। कलकत्ता हाईकोर्ट भी इस करप्शन के ऊपर बोल चुका है। अब आप देखिए, करप्शन की अगर हम बात करें तो एक दो प्रोमिनेंट करप्शन के केसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, ये बड़ा फेमस एक स्कैम हुआ था। इसमें ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी के लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए। आप देखिए सिंडिकेट राज और लैंड ग्रैब, एक सिंडिकेट चलता है टीएमसी के लोगों का वहां पर, कि जैसे आपको अगर बंगाल में मकान बनवाना है तो भैया ये टीएमसी के लोग ही बताएंगे जमीन कहां से खरीदोगे, सीमेंट कहां से लाओगे, सरिया कहां से लाओगे, मोरंग कहां से लाओगे, मतलब ऑल इंग्रेडिएंट्स, ऑल मटेरियल्स जो आपको चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, वो टीएमसी के लोग ही आपको बताएंगे कहां से लाना है। उसमें भी कट कमीशन चलने लग गया, तो लोग बहुत परेशान हो गए। टीचर स्कैम हो गया, और उसके बाद ईडी और इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो ममता बनर्जी का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पंगा, और खास तौर से जो सेंट्रल एजेंसीज के साथ उनका पंगा हो, भाई देखिए ईडी के साथ उनका पंगा हुआ, समझ रहे हैं, सीबीआई के साथ उनका पंगा हुआ। कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं होगी
जिसके साथ ममता बनर्जी ने पंगा ना लिया हो। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस बार ममता बनर्जी की हार हुई, या ये कह लीजिए कि बीजेपी जीत पाई। 15 साल का शासन था ममता बनर्जी का, इनकी वजह से महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इनफिल्ट्रेशन, करप्शन, इनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बंगाल में देखने को मिली। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि ममता बनर्जी या टीएमसी जो है वो बाहर और बीजेपी अंदर। अब बीजेपी के आने के बाद देखिए, अब अगली असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। चुनाव जीत लेना इट्स अ डिफरेंट थिंग एंड टू परफॉर्म इज अ डिफरेंट थिंग। अब बीजेपी के आने पर अब बीजेपी को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो बंगाल का जो इकोनॉमिकल इशू है उसको उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बंगाल में उनको जो है वहां पर रोजगार डेवलप करना पड़ेगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, जो बंगाल से लोग माइग्रेट करते हैं उन्हें रोकना पड़ेगा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बंगाल में डेवलप करना पड़ेगा। तो बीजेपी को अब बंगाल की इकोनॉमी, उसकी जीडीपी को बढ़ाने पर काम देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई ना, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। नाउ यू हैव टू परफॉर्म। अब आपको बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, वो बंगाल बीजेपी को अब बनाना पड़ेगा जो कभी बंगाल हुआ करता था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। अगर इंडिया में सबसे प्रॉस्परस अगर एरिया देखा जाता था तो बंगाल ही देखा जाता था। अब बीजेपी को उस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना तो ये तो डेमोक्रेसी है, आज आप हैं कल कोई और है। और बीजेपी को या बीजेपी का बंगाल में आना, इसका अब मैटर एक इकोनॉमिकल तो है ही है, साथ ही साथ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, एंड दैट इज योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, ये एरिया जो है हमारा, जो आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये 22 किलोमीटर का जो रास्ता है जो रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। इस बार के भी बजट में आप देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र किया गया है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग से गवर्नमेंट ने फंड भी दिया है। तो अब बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की अब सरकार आई यहाँ पर, फॉर बीजेपी नेशनल सिक्योरिटी जो है ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर रहता है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिस पर चाइना और बांग्लादेश की नजर है, इस पर अब काम करना पड़ेगा। और इस 22 किलोमीटर का जो हमारा रास्ता है, इसे जो चाइना और बांग्लादेश हमारी कमजोरी मानते हैं, अब उसे बीजेपी को कमजोरी नहीं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये हमारा पूरे भारत को, रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। तो बीजेपी इन बंगाल, इसका बहुत मतलब है, इकोनॉमिकल तो है ही है, पॉलिटिकल भी है और इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। क्योंकि भाई केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि राज्य सरकार हमारी सुनती नहीं है, हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए कुछ पैसा दिया या हमने आर्म्ड फोर्सेस भेजे, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, एंड राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये बहाना नहीं चलेगा। तो अब आपको बंगाल का डेवलपमेंट इकोनॉमिकली और ये पूरा रीजन जो हमारा ये पूरा एरिया जो सिक्योरिटी वाइज बहुत सेंसिटिव है, इस पर बीजेपी को अब काम करना पड़ेगा। और बंगाल में बीजेपी जीती, बांग्लादेश तक इसका मैसेज गया है, क्योंकि अब हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में बैठे हुए लोग कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल में बीजेपी जीते। दी रीजन इज कि देखिए बीजेपी के साथ ना नेगोशिएट करना इट्स वेरी टफ। बीजेपी इज वेरी, इट्स अ टाइप ऑफ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। ओके, मतलब इसके साथ नेगोशिएट करना, नेशनल सिक्योरिटी पर बार्गेनिंग करना बीजेपी के साथ, ये बहुत आसान नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर भी इस बात पे चर्चा हो रही थी कि अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतती है तो बांग्लादेश पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा। और आज से नहीं, जब एग्जिट पोल भी आ रहा था उसी समय से ये बात शुरू हो गई थी। और बांग्लादेश की संसद के अंदर वहां के जो एक लोकल सांसद हैं अख्तर हुसैन, इन्होंने बाकायदे एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि अगर बीजेपी बंगाल में सरकार बना लेती है तो ये बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं भारत में, स्पेशली बंगाल में, उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। मतलब जो इलीगल, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है भारत में, इलीगली जो माइग्रेट करके आए हैं,
उनको बीजेपी छोड़ेगी नहीं, पकड़ पकड़ के सबको बांग्लादेश में भेजेगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हर देश का ये अधिकार है कि वो अपने देश की सुरक्षा करे। क्या अमेरिका में नहीं होता या ब्रिटेन में नहीं होता? कहाँ नहीं होता? भारत जो है वो कोई अनाथालय नहीं है। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो सेड दिस कि हम कोई अनाथालय नहीं है, हम कोई अनाथालय नहीं चलाते। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जिसका जो मन में आया, जहां से मन में आया वो भारत चला आया। इंडिया इज फॉर इंडियंस एंड इंडियन रिसोर्सेज ऑल्सो फॉर इंडियंस। आप अगर इलीगली यहां आएंगे तो आप हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सरकार के लिए ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। तो हमें एक एक बांग्लादेशी को पकड़ना होगा और उसको चुन चुन के बांग्लादेश भेजना होगा। ये सिर्फ कहना ही नहीं होगा, बीजेपी ने ये वादा किया है एंड बीजेपी हैज टू परफॉर्म दिस। उन्हें इस पे काम करना होगा, ये करके दिखाना होगा कि हमने जो इलीगली माइग्रेंट्स थे, उनको जो इन्फिल्ट्रेशन की समस्या थी, उसको हमने सॉल्व किया है। क्योंकि अब देखिए, बांग्लादेश का बॉर्डर तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बॉर्डर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। अब आपको कौन रोक रहा है? आप उठाइए, पकड़िए और ले जाकर के बांग्लादेश में दे दीजिए। तो इसलिए बांग्लादेश में भी इस बात पे चर्चा होने लग गई कि जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, ये अब बांग्लादेश के लिए भी बहुत बड़ी समस्या लेकर के आएगा, क्योंकि भारत सबको बांग्लादेश वापस भेजेगा। और इस बात में भी उन्होंने कहा कि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हो सकता है कि मुस्लिम्स को वो वापस भेज दे बांग्लादेश, कि जितने मुस्लिम्स हैं वो भी चले जाएं बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल में किसी के रहने की कोई जरूरत नहीं। तो चुनाव भारत में, चुनाव हमारे देश में हो रहा था, लेकिन उसका जो शोर है वो बांग्लादेश तक देखने को मिल रहा, क्योंकि 90% से ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ। किसी भी राज्य में या किसी भी इलेक्शन में अगर 90% से ज्यादा टर्नआउट होता है तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। लोग घर से बाहर निकल के आके वोट दे रहे हैं। अच्छा, इस बार लोग घर से क्यों आकर के इतना वोट दे पाए? क्योंकि केंद्र की जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, उन्होंने जा करके मोर्चा संभाल लिया। समझ रहे हैं? उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन ने वादा किया कि हम वायलेंस फ्री इलेक्शन करा करके दिखाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा करके दिखाएंगे। और अमित शाह साहब ने तो ये भी कह दिया कि इलेक्शन के 6 महीने बाद भी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो बंगाल में स्टे करेंगी, जिससे कोई वायलेंस ना हो। तो लोगों के अंदर जो डर था, वो कहीं ना कहीं डर जो है वो दूर हुआ, खासतौर से महिलाएं, और वो निकल के आई बाहर और उन्होंने वोट दिया। और देखिए 90% टर्नआउट, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट कि एक डेमोक्रेसी में 90% से ज्यादा लोग बाहर निकल के आके के वोट दे रहे हैं। जेनजी जो पहली बार वोटर थे, उन्होंने अपने वोटिंग राइट का एक्सरसाइज किया, उन्होंने उसको यूज किया, और इसी वजह से 90% जो है वो वोट पड़ पाया, 90%। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप देखें कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो है, ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखिए बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, रिवर डिस्प्यूट्स है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है। भाई, शेख हसीना की सरकार जब बांग्लादेश से गई तो शेख हसीना भारत चली आई, तब से वो पॉलिटिकल असाइलम में है भारत में। बांग्लादेश की गवर्नमेंट, तारिक रहमान जो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शेख हसीना को सरेंडर करवाना चाहते हैं, भारत कर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी हैं, आपका रिवर डिस्प्यूट्स भी है, आपका इन्फिल्ट्रेशन का मैटर भी है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है। तो जाहिर सी बात है, बांग्लादेश जो आपका पड़ोसी मुल्क है, अब उससे डील करना होगा। और अब ये डील करने में हमें नहीं लगता कि बीजेपी को अब कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। और जिस तरीके से जब शेख हसीना की सरकार वहां गई और मोहम्मद यूनुस वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने 2025 में, तो आप देखिए वहां पर जैसे हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, मंदिरों पर अटैक हुआ, हिंदुओं को वहां पर जिंदा जलाया गया। तो वो सारा वीडियो इंडिया में भी देखा गया, इंडिया के मीडियाज ने भी उसको दिखाया। तो बंगाल के भी लोगों ने देखा, वहां के लोगों को भी लगा कि भाई अगर ऐसा है, अगर इस बंगाल का इस्लामीकरण हो गया, डेमोग्राफिक चेंज अगर हुआ, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और डेमोग्राफिक चेंज हर इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भारत और बंगाल जैसे और असम जैसे राज्यों में तो बहुत ही ज्यादा। तो लोगों के अंदर इस बात का डर आया कि अगर ममता बनर्जी और ज्यादा रह गई तो इस बंगाल का पूरा जो है इस्लामीकरण हो जाएगा, इस्लामाइजेशन हो जाएगा। और अगर इस बंगाल के डेमोग्राफिक चेंज को हमें रोकना है,
बंगाल के इस्लामाइजेशन को हमें रोकना है तो हमें फिर बीजेपी चाहिए, क्योंकि जस्ट आपके पड़ोसी देश में जो हिंदुओं के साथ वहां हुआ वो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो अब अगर, क्योंकि दोनों में भाई बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, बहुत जल्द बंगाल का नया मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो अब बीजेपी जोर शोर से बांग्लादेश के साथ नेगोशिएट कर पाएगी, आवाज उठा पाएगी, वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटीज रह रहे हैं, जो मंदिरों पर अटैक हो रहा था। तो इसलिए बंगाल का इलेक्शन केवल बंगाल का इलेक्शन नहीं था, ये बंगाल का इलेक्शन जो है वो बंगाल के लिए था ही था, साथ ही साथ में बांग्लादेश के लिए भी था। इसीलिए इस बीजेपी की विक्ट्री का मैसेज इंडिया में ही नहीं, बांग्लादेश में भी है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।